ये डिवाइस अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहे, इस पे एक्सरसाइज करते रहे, तो आपके एक बार लंग्स दोबारा जो है वो यंग एज वाले हो जाएंगे, यानी कि 18-20 साल की उम्र वाले हो जाएंगे। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, सबसे जो मेन पॉइंट है बस ये समझना है आपने। ये अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसेंटिव स्पायरोमीटर के बारे में कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर का इस्तेमाल कब किया जाता है, इसको किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। क्योंकि अक्सर मैंने पेशेंट्स में देखा है कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर उन पेशेंट्स में एडवाइस तो कर दिया जाता है, लेकिन इस पेशेंट इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसका एक नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि पेशेंट जितनी भी इस पे एक्सरसाइज कर ले, जितनी भी इस पे मेहनत कर ले, वो सारी रायगा जाती है, क्योंकि पेशेंट की पोजीशन ही सही नहीं होती और ना ही पेशेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है। इसको जो है कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए और किन कंडीशंस में इसको इंसेंटिव स्पायरोमीटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर की इसकी हिस्ट्री को देखें तो 1970s में ये स्पायरोमीटर जो है ये डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब इंसेंटिव स्पायरोमीटर उन पेशेंट्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई जिन पेशेंट्स में लंग्स की सर्जरी होती थी, क्योंकि लंग्स की सर्जरी होने से क्या होता था कि लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाते थे, लंग्स डेड होने का खतरा होता था, जिससे पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी फेल्यूर में चला जाता था, तो पेशेंट्स की डेथ हो जाती थी। तो पेशेंट की जो लंग्स की एक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने के लिए, लंग्स की एक्सपेंशन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि लंग्स जो हैं वो वर्किंग में रहें, तो उन पेशेंट्स में इंसेंटिव स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करवाया गया ताकि वो डीप ब्रीथिंग कर सकें और लंग्स में जो है वो एक्सपेंशन ज्यादा से ज्यादा हो और इंक्रीज हो। अब इसका इस्तेमाल देखें तो किन पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सबसे पहले जो है एस्थमा के पेशेंट, जिन पेशेंट्स को दमे की शिकायत होती है, सांस सही तरीके से नहीं आता क्योंकि सांस की जो नालियां हैं वो सुगड़ जाती हैं, तो उन पेशेंट्स में इंसेंटिव स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करवाया जाता है। फिर इसके अलावा जो पेशेंट सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट होते हैं, इस बीमारी में क्या होता है कि जो सांस की नालियां हैं वो मुस्तकिल तौर पे लंबे अरसे तक सुगड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस सही तरीके से नहीं आता, मरीज का सांस फूल फूल के आता है, मरीज थोड़ा सा चंद कदम अगर चलता है तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, मरीज को बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आती है क्योंकि लंग्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गए होते हैं और लंग्स में की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा फिर निमोनिया के पेशेंट्स, जिन पेशेंट्स को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और चेस्ट इन्फेक्शन के साथ साथ ही दोनों लंग्स में जो है वो इन्फेक्शन होने के साथ साथ निमोनिया बुरे तरीके से जो है लंग्स वो इफेक्टेड हो चुके हों, मुतासर हो चुके हैं, उन पेशेंट्स में फिर इंसेंटिव स्पायरोमीटर इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा फिर जिन पेशेंट्स की कार्डिक सर्जरी होती है, थोरेसिक सर्जरी होती है, या इसके अलावा दूसरी सर्जरीज होती हैं, या जिन पेशेंट्स का कोई एक्सीडेंट ट्रॉमा हो चुका होता है और उसमें लंग्स में जो है एयर जा चुकी होती है, उन पेशेंट्स में फिर ये जो है इंसेंटिव स्पायरोमीटर इस्तेमाल करवाया जाता है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, सबसे जो मेन पॉइंट है बस ये समझना है आपने। ये तो समझ लिया कि आपको किस तरह किन कंडीशंस में इस्तेमाल करवाया जाता है, और ये ना भी समझें क्योंकि डॉक्टर आपको आपकी बीमारी के मुताबिक ही इसका एडवाइस करवाता है कि ये कब आपने इस्तेमाल करना है और दिन में कितनी बार करना है, लेकिन इसको सही तरीका इस्तेमाल वो आपने लाजमी देखना है। अब इसको सही तरीका इस्तेमाल करने का इसका क्या है कि सबसे पहले आपका जो पेशेंट है वो सिटअप पोजीशन में होना चाहिए, जिस तरीके से मैं बैठा हूँ इस तरीके से जो है। इसके अलावा सॉरी मैं एक बात और भूल गया, जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने से फिर क्या होता है कि सांस की नालियां सुखड़ना शुरू हो जाती हैं और उन पेशेंट्स में आपने अक्सर देखा होगा कि वो थोड़ा सा अगर चलते हैं, थोड़ा सा चलने के साथ साथ उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो जो एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, जो चेन स्मोकर होते हैं, उन पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा, उन अफराद के लिए बहुत ज़्यादा डिवाइस फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये डिवाइस अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहे, इस पर एक्सरसाइज करते रहे, तो आपके एक बार लंग्स दोबारा जो है वो यंग एज वाले हो जाएंगे, यानी कि 18-20 साल की उम्र वाले हो जाएंगे। अब इसको इस्तेमाल करने का मैं तरीका बता रहा था कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपने सिटअप पोजीशन में होना है। अब कौन से पेशेंट सिटअप पोजीशन में नहीं हो सकते, जो सर्जरी हुई हो जिन पेशेंट्स की, वो तो एकदम से सिटअप पोजीशन में नहीं आ सकते, ठीक है। इसके अलावा जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं, लंबे अरसे से बेड पे पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, ठीक है, और वो उठ बैठ नहीं सकते, उन पेशेंट्स में फिर मजबूरी है कि फिर वो जिस तरीके से लेटे हैं वो उसी तरीके से फिर आप उनको एक्सरसाइज करवा सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं जिन पेशेंट्स को जो हॉस्पिटलाइज होते हैं या जो पेशेंट घर पे भी हों, उनको बेड अगर मिला हुआ है, हॉस्पिटल बेड है, तो वो थोड़ा सा हम उनको एलिवेट कर देते हैं 45 के एंगल तक। तो उन पेशेंट्स में फिर हम करना क्या होता है कि ये स्पायरोमीटर आपने आई लेवल तक लेकर आना है, यहाँ पे आपका आई लेवल तक होना चाहिए, और माउथ पीस को आपने अच्छे तरीके से जो है मुंह के अंदर जो है इसको जकड़ लेना है, इसको बंद कर लेना है। ये जो माउथ पीस है आपने इसको फिक्स कर लेना है ताकि इसमें से जो है एयर जो है वो लूज ना हो और आपकी सही इस पे प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। दो बातें आपने याद रख ली, एक आपने सिटअप पोजीशन और एक आपका आई लेवल, ठीक है। और आपने, मैं आपको अब दो तरीके बताता हूं इसके, ठीक है। ये सबसे पहला तरीका आप ये देखें, अगर आप नॉर्मली सांस लेते हैं तो क्या होगा कि आपके लंग्स में जितनी कैपेसिटी है लंग्स अभी कैरी करने की, तो उससे 2 बॉल आपके इजीली आपके एलिवेट हो रहे हैं, यानी कि हवा में जा रहे हैं। ये देखें, आप दोबारा नोट करें,
ये आपका नॉर्मल पोजीशन है। अब आपने करना क्या है कि आपकी सबसे पहले ये कोशिश होनी चाहिए कि असल में इसका मकसद क्या है। ठीक है, ये जो तीनों बाल हैं, रेड, येलो और ग्रीन वाले, ये तीनों बाल एयर में जाने चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी लंग्स की जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, जिसको हम लंग्स एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, आपने थोड़ा सा डीपली ब्रीथ करना है। ठीक है, और डीपली इनहेल करना है। अब मैं सांस ले रहा हूं, थोड़ा सा लंबा सांस लूंगा, जिससे आप नोट करना है कि होगा क्या। अब मैंने थोड़ा सा लंबा सांस लिया, तीनों बाल जो है वो एयर में गए, और इसका लंग एक्सरसाइजेस का, या इसको लंग एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, या इसको जो है इंसेंटिव स्पैरोमीटर का मकसद ही यही होता है कि आपके जो लंग्स हैं उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल पैदा की जाए, थोड़ी सी वो एफर्ट करें, और लंग्स की जो एक्सरसाइज करने से इंप्रूवमेंट हो, और लंग्स की एक्सपेंशन हो, और लंग्स दोबारा से हेल्दी पोजीशन में आए। ये आ ही इस तरीके से सकते हैं कि आप दिन में हर सेशन में कम से कम 8 से 10 बार ये प्रैक्टिस करें। जब आपका पेशेंट जागे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दें। जब आपका पेशेंट जागे, तो शुरू में तो आपको थोड़ी सी तंगी होगी और पेशेंट को भी होगी, क्योंकि ये एकदम से जो है ना, शुरू में आप जब करेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि लंग्स जो है वो थोड़ा सा जल्दी थकावट का शिकार हो रहे हैं। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करते जाएंगे, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका 3 to 5 सेकंड जो है आप नोट करेंगे कि एयर में जो है वो आपके होल्ड होना शुरू हो गए हैं, यानी कि खड़े होना शुरू हो गए हैं एयर में। 3 से 5 सेकंड अगर ये एयर में जा रहे हैं तो ये आपके बहुत अच्छे साइन हैं आपके लंग्स के हेल्दी होने की, जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। आप नोट कीजिएगा अभी दोबारा से। इस तरीके से आपने मुसलसल कोशिश करनी है, और एक बार आपने किया, 2 से 3 सेकंड आप सांस ले लें, फिर से आप करें। ये जिस हद तक मुमकिन हो सके आपने इस तरीके से करना है। बस आपने 2 बातें लाजमी ये जहन में रखनी है कि आपकी पोजीशन एक तो सिटअप पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है, एक ये पोजीशन, ठीक है, दूसरी ये आई लेवल पे होना चाहिए। अगर ये इस तरीके से होता है जिस तरह ये है, तो ये इस तरीके से फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जब ये आई लेवल पे आएगा, ठीक है, आपके चेहरे के बिल्कुल सामने आ जाएगा, तो फिर ये आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, और ये आपको लंग एक्सरसाइज करने में ये बहुत ज्यादा आपको आसानी भी होगी। बस एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि ये माउथ पीस को आपने जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना है, इसकी हाइजीन को मेंटेन करना है, क्योंकि इससे नुकसान क्या होता है कि आप अगर ये इसी तरीके से उठा के बार बार देते रहेंगे तो इससे पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे, और ये कंटेमिनेटेड भी हो जाएगा, जिससे आपके पेशेंट को दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक तो ये सिंगल यूज है, यानी कि एक ही पेशेंट जो है इस्तेमाल करेगा, और उसके बाद अगर उसका इस्तेमाल खत्म हो गया है तो आप इसको साइड पे कर देंगे, किसी और पेशेंट को इसको इस्तेमाल नहीं करा सकते। ठीक है, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इसी के अंदर आप इस ट्यूब के अंदर एक्सहेल ना करें। इससे क्या होगा कि ये पूरे का पूरा जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो दोबारा से बढ़ जाएंगे। तो आपने इनहेल करना है, फिर ये आपने मुंह से माउथ पीस हटा देना है। ठीक है, माउथ से ये माउथ पीस हटा देना है, ताकि आप जो एक्सहेल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करें, और आपने एयर में यानी कि साइड पे करना है, रूम में करना है, आपने इसमें एक्सहेल नहीं करना। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाती है तो आपके लंग्स एक बार दोबारा से जवान हो जाएंगे। और जिन पेशेंट्स को अगर कैंसर है, लंग्स फाइब्रोसिस है, या जो पेशेंट अस्थमेटिक हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट हैं, या जिन पेशेंट्स की सर्जरी हुई है, या जो पेशेंट्स चेन स्मोकर रहे हैं और उन पेशेंट्स को चलने में दिक्कत हो रही है, उनको सांस बहुत ज़्यादा घबराता है, सांस बहुत ज़्यादा उखड़ता है, उनके लंग्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, तो इस लंग्स एक्सरसाइजेस के साथ जो है वो आप एक बार दोबारा आप जो है वो अपने लंग्स को जवान कर सकते हैं। अब किन पेशेंट्स को इसको इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए? अब जिन पेशेंट्स को अगर सर्जरी हुई है, लेकिन सर्जरी के दौरान अगर आपको महसूस हो, ठीक है, कि लंग्स में जो है वो लीकेज है, ठीक है, जो कि आपका डॉक्टर अच्छे तरीके से बता सकता है स्कल्टेट करके, क्योंकि डॉक्टर हर राउंड पे विजिट पे आपके जो सर्जरी के दौरान जो है लंग्स का मुआयना बार बार करता रहता है, तो उन पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। इसके अलावा जिन पेशेंट्स की इंजरी हो चुकी हो, और इंजरी होने के साथ साथ लंग्स डैमेज हुए हों, और लंग्स डैमेज होने के साथ साथ उनमें सुराख हो गया हो, उन पेशेंट्स में फिर इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाएगा। और इसके अलावा जिन पेशेंट्स को सीवियर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तंगी महसूस हो रही हो, सांस लेने में बहुत ज़्यादा सीटियाँ हो, अगर वो पेशेंट्स जो हैं वो एक्सरसाइज करेंगे तो उन पेशेंट्स के लिए ज़ाहिर मुश्किलात पेश होंगी और उनका सांस मजीद उखड़ेगा। तो उन पेशेंट्स में सबसे पहले तो मैनेजमेंट करनी होगी, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट करके जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तो फिर इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकता है।
अगर हम इस डिवाइस की प्राइस के बारे में बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 या 1000 के उसमें आ जाती है, 1000 के अंडर में आ जाती है, और 1000-1200 से मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल ही होगी कि इससे ज़्यादा हो प्राइस। अदरवाइज इसकी 800-1000 के लगभग जो है इसकी प्राइस आपको इजीली मार्केट से आपको मिल जाएगी, और ये मार्केट में इजीली किसी भी फार्मेसी पे अवेलेबल है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइजर है अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।